Good morning, everyone. Please confirm. Okay, अभी आवाज आ रही है. तो जल्दी से सब ज्वाइन हो जाइए. क्लास इज लाइव नाउ और यूनिट 3 चल रहा है. यूनिट 3 का पार्ट ए और पार्ट बी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. उसके बाद अब हम लोग पार्ट सी इसका आज स्टार्ट करने वाले हैं. तो जल्दी से सब जुड़िए तो जिससे कि हम लोग जल्दी से क्लास स्टार्ट कर सकें. ओके ये फिलर फॉर्म ऐप है. यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्लासेस होते हैं. पेपर 1 के सारे यूनिट्स कवर करवाए जाते हैं, प्लस पेपर 2 के 12 सब्जेक्ट जो हैं उनके क्लासेस होते हैं. उनमें से एक सब्जेक्ट एजुकेशन है, जिसकी मैं फैकल्टी हूँ. शिल्पी मेरा नाम है और मैं आज आप लोगों के समक्ष पेपर 2 एजुकेशन की यूनिट 3 पार्ट सी लेके आई हूँ. तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए. और ये है ऐप का टाइमिंग. ये शिल्पी 10 अगर आप कूपन कोड लगाते हो तो आपकी जो फी रहेंगी उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. ये यूनिट 3 का पार्ट बी जो है वो हम लोगों ने कल कंप्लीट कर दिया है. तो इसके पार्ट बी कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट सी. इस सिलेबस को देख लेंगे ध्यान से. ये सिलेबस है, इसमें देखेंगे प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव एंड सोशल थ्योरीज ऑफ लर्निंग, factors affecting social learning, social competence, concept of social cognition, understanding social relationship with and socialization goals. तो ये इसके सिलेबस हैं. हिंदी में से देखेंगे तो सीखने के सिद्धांत, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक और सीखने के सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सीखने के को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक योग्यता, सामाजिक अनुभूति की अवधारणा, सामाजिक समझ संबंध और सामाजिकरण लक्ष्य, सोशलाइजेशन गोल्स. तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है. तो कल के सारे नोट्स अपलोड कल तक के हो चुके हैं. आप लोग जाओ वहां से नोट्स देखो, वीडियोस देखो. कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछो और प्लीज लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि उससे डाउट क्लियरेंस अच्छे से होता है. अब हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे टॉपिक है लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज लर्निंग. सीखना क्या है, सीखना किसे कहते हैं. तो लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और पोटेंशियल बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस. जो हमारा बिहेवियर है वो चेंज होता है किससे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से, उसको हम लर्निंग कह सकते हैं. लर्निंग इज दस ए चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. इसको हिंदी में भी देखेंगे कि सीखने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार या संभावित व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है सीखना को. और इस प्रकार जो लर्निंग है उसको हम क्या कह सकते हैं, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन. जो एक्सपीरियंस है, कुछ भी हम सीखते हैं ना, कुछ भी एक्सपीरियंस के थ्रू जो सीखते हैं, जो एक्सपीरियंस के थ्रू जो हम सीख रहे हैं, दैट इज लर्निंग. जहां भी एक्सपीरियंस आएगा वो लर्निंग कहलाएगी. क्लियर है? क्लियर है? कौन कौन जुड़ चुके हैं प्लीज बताइए. अब देखेंगे हम लोग सीखने के अर्थ. अब सीखने के क्या अर्थ होंगे. ये सीखने के अर्थ में दो प्राथमिक तत्व हैं. कौन कौन से प्राथमिक तत्व हैं. जो भी कुछ हम सीखेंगे उसका क्या होगा, मीनिंग ऑफ लर्निंग. लर्निंग तो समझे क्या है, अब समझते हैं मीनिंग ऑफ लर्निंग. लर्निंग क्या होती है. मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग सायंतनी.
जो ज्वाइन हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। तो सीखना क्या है, फर्स्ट इसमें होना चाहिए, दो एलिमेंट्स होने चाहिए, प्राइमरी दो एलिमेंट्स है। फर्स्ट है चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट, जो चेंज है वो अपेक्षाकृत अस्थाई होना चाहिए। अब अस्थाई कैसा होना चाहिए? दिस मीन्स दैट आफ्टर लर्निंग अवर बिहेवियर मस्ट बी डिफरेंट, either better or worse as compared to our behavior। तो कैसे हो जाएगा? जैसे सीखने के बाद हमारा व्यवहार जो है, कुछ भी हम सीखते हैं उससे हमारा व्यवहार में परिवर्तन होगा, और अनुभव के आधार पर सीखते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, जैसे एक्सपीरियंस की बात कैसे सीखें? अब मान लो कि आप कार ड्राइविंग सीख रहे हैं, चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। तो पहले तो आपको ड्राइविंग नहीं आ रही है, लेकिन अब जैसे कार ड्राइविंग सीखते हो तो उसके बाद आपको ड्राइविंग आती है, मतलब ड्राइविंग सीखते हो, तो कार ड्राइविंग है जो भी है, तो ड्राइविंग सीखते हो तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, और ये एक्सिलरेटर है। तो कहाँ पे ब्रेक लगेगी, कहाँ पे क्लच लगेगा, कहाँ पे एक्सिलरेटर लगेगा। सिमिलरली आपको गियर जो है उसका भी चेंज करने का समझ आ जाएगा कि फर्स्ट गियर का है, सेकंड गियर क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ गियर क्या है, और रिवर्स गियर क्या है। ये चीज को आप समझ लोगे। तो इसके बाद एक्सपीरियंस के थ्रू अगर आप गाड़ी लेके जाते हो कहीं, तो एज एक्सपीरियंस उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट, ये इसका फर्स्ट क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा है दिस चेंज मस्ट अकर ड्यू टू सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। ये जो चेंज है, परिवर्तन किसी प्रकार के अनुभव या अभ्यास के कारण होना चाहिए। जब अभ्यास से ही ना, ड्राइविंग ही हम पर्टिकुलर अभ्यास से सीखेंगे, प्रैक्टिस से सीखेंगे। या कोई भी बच्चा जन्म लेने के साथ चलना नहीं सीखता है, तो धीरे धीरे क्रॉलिंग सीखता है, फिर धीरे धीरे चीजों को पकड़ के खड़ा होता है, और उसके बाद वो चलना सीखता है। तो ये क्या है? परमानेंट चेंज होता है, और क्या है, एक्सपीरियंस से चेंज होता है, और प्रैक्टिकल चेंज होता है, मतलब प्रैक्टिस से चेंज होता है। क्लियर है यहाँ तक? और कौन जुड़े हैं? अब लर्निंग जो है, सीखना, उसका क्या क्या नेचर होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सीखने की प्रकृति, इसमें क्या क्या होता है? लर्निंग कम्स चेंज, सीखने के बाद चेंज होता है। चेंज इन नॉलेज और बिहेवियर हैज टू बी रिलेटिवली परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग। हमारे क्या परमानेंट चेंज होता है, बिहेवियर में चेंज होता है, और लॉन्ग लास्टिंग चेंज होता है। और क्या थर्ड हमने क्या जाना कि लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस से मिलता है। ये तीन चीजें हमने समझी है। गुड मॉर्निंग गीता। चलिए, तो ये तीन चीजें हमने सीखी है। सीखने की प्रकृति है, नेचर के बारे में जाना है कि लर्निंग का नेचर क्या है। एक बार मैं रिकैप करा देती हूँ। हमने यूनिट थर्ड का पार्ट बी जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। कल कल तक के सारे जो पीपीटी हिज हैं, नोट्स है, अपलोडेड है क्लास में, आप देख लो। उसके बाद आज हम लोग पार्ट सी स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट सी में है प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे व्हाट इज लर्निंग। उसके बाद धीरे धीरे थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में जानेंगे, प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, बिहेवियरिज्म क्या है उसके बारे में जानेंगे, और ये सब चीजों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो लर्निंग के बारे में अभी बताया कि लर्निंग होती क्या है, उसे हमने जाना कि जिस चीजों को हम लोग एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करते हैं, सीखते हैं, और हमारा बिहेवियर जो है चेंज हो जाता है, दैट इज लर्निंग। ए चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज लर्निंग। उसके बाद लर्निंग जो है वो दो टाइप का होना चाहिए, मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट और मस्ट अकर ड्यू टू सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। उसी चीजों को बताया गया एक्सप्लोर करके। अब यहाँ पे नेचर ऑफ लर्निंग क्या है? नेचर ऑफ लर्निंग हमने तीन टाइप का पढ़ा है। लर्निंग कम्स चेंज, लर्निंग कुछ नया सीखते हैं तो उससे चेंज होता है। और क्या होता है? परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर या किसी नॉलेज में चेंज होता है। और क्या होता है? ये एक्सपीरियंस के थ्रू भी होता है। थर्ड, तीन इसके नेचर हैं। उसके बाद हमने क्या जाना है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सीखने के क्या क्या तत्व हैं, एलिमेंट्स क्या क्या है लर्निंग के। तो इसमें मोटिवेशन है, रिस्पॉन्स है, क्यूज है, री है, मतलब प्रेरणा है, संकेत है, प्रतिक्रिया है, सुदृढ़ीकरण है। क्या है ये सब? चार इसके एलिमेंट्स बताए गए हैं, 1, 2, 3 और 4।
अब मोटिवेशन क्या है? फर्स्ट वाला मोटिवेशन के बारे में बात की गई है, प्रेरणा। तो प्रेरणा क्या होती है? जिससे हम प्रेरित होते हैं। मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन नीड एंड गोल्स। मोटिवेशन आपको कब चाहिए? जब आप किसी चीज से प्रेरित होते, लक्ष्य पर आधारित होती है। मोटिवेशन से ही हमें क्या होता है, लक्ष्य से, हम लक्ष्य के लिए हम लोग काम करते हैं, गोल सेट करते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। यहाँ प्रेरणा सीखने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है। आवश्यकताएं और लक्ष्य उत्तेजना के रूप में कार्य करते हैं। जिस चीज से भी हम मोटिवेट होते हैं, दैट इज मोटिवेशन इन सिंपल वर्ड्स। अब आगे देखते हैं संकेत क्या क्या है। संकेत से क्या होता है? ये स्टिमली है, उद्दीपक है, जो उद्देश्यों को दिशा देते हैं। मोटिव्स जो है, हमारा मोटिवेशन जो है, उसको ये डायरेक्शन देते हैं। अब कैसे डायरेक्शन देते हैं, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। डिजाइनर क्लोथ्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे दिया है कि क्या कैसे संकेत आते हैं। उदाहरण के लिए, उपभोक्ता को उम्मीद है कि उच्च फैशन स्टोर उच्च कीमतों पर डिजाइनर कपड़े उपलब्ध कराएंगे। एक उच्च फैशन डिजाइनर को अपने कपड़े केवल विशिष्ट दुकानों के माध्यम से वितरित करने चाहिए और केवल गुणवत्तापूर्ण फैशन पत्रिकाओं में विज्ञापन देना चाहिए। अब कोई अच्छा, मतलब बहुत ब्रांडेड चीज है, तो उसको देखेंगे, ब्रांडेड वाला आइटम कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा कंसिडर हम लोग करते हैं कि उसका जो कपड़ा भी आएगा, तो उसका जो फैशन स्टोर जो है, डिजाइनर जो क्लोथ्स हमें मिलेंगे, स्टोर भी अच्छे रहेंगे। एक्सपेक्टेशंस हाई होता है कंज्यूमर का। उसी तरह से वो मैगजीन भी आएगी, तो कोई डिजाइनर पर्टिकुलर जो ब्रांडेड रहेंगे वहां पे वो आएंगे। तो ये इसके संकेत होते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स क्या है, प्रतिक्रिया क्या है? ये तो सिंपल एग्जाम्पल से बताया गया है, इसको हम लोग एजुकेशन में फॉलो करेंगे आगे। सबसे पहले इन कीवर्ड्स को जान रहे हैं। यहाँ पे बताया ना कि एलिमेंट्स क्या क्या है मोटिवेशन के, लर्निंग के। तो 4 एलिमेंट्स की बातें हो रही हैं। अब रिस्पॉन्स क्या है? कोई व्यक्ति किसी ड्राइवर या संकेत पर कैसे प्रतिक्रिया करता है या उसकी प्रतिक्रिया का गठन करता है। अगर हम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो भी लर्निंग हो सकती है। लर्निंग कैन अकर इवन इफ रिस्पॉन्सेज आर नॉट अवर्ड। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको देख लेंगे। अब है फोर्थ है रीइंफोर्समेंट, यानी कि सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण क्या होता है? सुदृढ़ीकरण से यह संभावना बढ़ जाती है कि भविष्य में विशेष संकेतों या उत्तेजनाओं के परिणाम स्वरूप एक विशिष्ट प्रतिक्रिया घटित होगी। प्रतिक्रिया है ना, स्टिमुलस, स्टिमुली जो उसका है, शॉर्ट में होता है उसका। कई इसका एग्जाम्पल यहाँ से देखो। टेलीफोन कंपनियों जो अपने बिल का तुरंत भुगतान करने वाले ग्राहकों को कुछ डिस्काउंट देती है। तो क्या होता है कि जो बिल पेमेंट आप करते हो या कार्ड से पेमेंट करते हो जो भी, तो अगर आप पहले ही बिल पेमेंट कर दिए पर्टिकुलर डेट से, तो आपको कुछ 10% डिस्काउंट मिला। आप क्या करोगे? आप यही फ्यूचर में यही करोगे ना कि बिल पहले पे कर दोगे, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिले। तो 10% डिस्काउंट आपको मिल गया, और बिजली बिल वाले जो है, टेलीफोन कंपनियां जो है, उनको भी पेमेंट उनको पहले वो मिल गया, टाइम से पहले। तो उनके लिए भी फायदा है और हमारे लिए भी फायदा है। क्लियर है? अब है लर्निंग की जो थ्योरीज है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि लर्निंग की थ्योरी कौन कौन से हैं। हम लोग पढ़ेंगे तो उसका कुछ सीक्वेंस तो होना चाहिए ना। समझ आ रही है? जो प्रेजेंट है बताइए, क्लियर है? ओके, चलिए। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग में क्या पढ़ेंगे हम लोग? यहाँ पे 4 तरह की थ्योरीज जो है डिस्कस हम लोग करेंगे। क्या है? पहला होगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको शास्त्रीय कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, सिद्धांत। दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी होती है। तीसरा है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, एंड फोर्थ वन इज सोशल लर्निंग थ्योरीज। 4 तरह की थ्योरीज होती है।
अब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है? इसमें क्या होता है क्लासिकल में, शास्त्रीय कंडीशनिंग यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो क्या बोलती है, जीवों को सुनाई गई जोड़ियों के माध्यम से उत्तेजना को दूसरे के साथ जोड़ना सीखने के लिए कहती है। अब कैसे जुड़ाव होता है? जुड़ाव के बाद प्रारंभिक तटस्थ उत्तेजना मूल उत्तेजना के समान पढ़ी उत्तर प्राप्त करते। इससे पता चलता है कि उत्तेजनाओं के बीच संबंध बनाकर प्रतिक्रिया सीखी जा सकती है। इसको हम लोग आगे जो है क्लासिकल कंडीशनिंग वो एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ देखो आप, अगर ये क्लियर नहीं है तो ये रहा क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें हम लोग एक पैवलॉव का जो था थ्योरी वो याद है, वो यहाँ पे आएगा, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला जो था। कुत्ते को खाना दिखाया जाता है तो लार टपकता है, और नहीं दिखाया गया बेल बजाया गया, उससे उससे रिलेटेड है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वहां पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। दूसरा ये है, फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? Operant conditioning, sometimes referred to as instrumental conditioning, is a method of learning that employs rewards and punishment for behavior. यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या दो चीजें ऐड हो जाती हैं? रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर बिहेवियर। और इसे हमने कहाँ पढ़ा है वो भी याद करो, बताओ। पार्ट ए में हमने पढ़ा है वो, आप लोग बताओ कहाँ पे पढ़े हैं, कौन से एक्सपेरिमेंट में? Through operant conditioning, an association is made between a behavior and a consequence, whether negative or positive for that behavior. हमने कहाँ पढ़ा है बताओ। आप लोग अगर ठीक से देख रहे होगे क्लास तो आप लोग को याद आ जाएगी। पार्ट ए में है, मैं इतना हिंट दे रही हूँ। मुझे लास्ट तक बताओ कि कहाँ हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज ऑपरेंट कंडीशनिंग का। तो ये इसमें क्या दो चीजें होती है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, दो चीज की यहाँ पे बातें की जाती हैं, पुरस्कार और दंड। सीखने की एक विधि है जो व्यवहार के लिए पुरस्कार और दंड को नियोजित करती है। और क्या है, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग के माध्यम से एक व्यवहार और उस व्यवहार के परिणाम के बीच में एक संबंध बनाया जाता है। दो व्यवहार व्यवहार जो है, जो भी हम बिहेव कर रहे हैं उसके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया जाता है। इसको हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे। थर्ड है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत। अब संज्ञान से है रिलेटेड ये, संज्ञान कॉग्निशन, ये भी पार्ट ए में हम लोग पढ़े हैं। तो अब इसमें क्या है, इसके इससे रिलेटेड कौन सी थ्योरी है? पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जेन पियाजे हम लोग पढ़े हैं ना। फिर ब्रूनर्स की थ्योरी आएगी। तो ये सब है इसके बाद इसमें आती है। संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत बताता है कि सीखने के पूरक के लिए आंतरिक और बाहरी कारक किसी व्यक्ति की मानसिक प्रतिक्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। कोई भी व्यक्ति के मानसिक और बाहरी कारक जो है, आंतरिक कारक है, उसको कैसे वो, मतलब दिमाग में क्या क्या चीज रहती है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों चीजें रहती हैं। उन दोनों चीजों का जो है इन्फ्लुएंस हमारे मेंटल प्रोसेस पे क्या होता है उसके बारे में ये बातें की गई है इस संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत में। अब बोला गया है कि सीखने में देरी और कठिनाइयां तब देखी जाती है जब संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं नियमित रूप से काम नहीं कर रही होती है। ये प्रक्रियाएं ध्यान, अवलोकन, दीर्घकालिक स्मृति से पुनर्प्राप्ति और वर्गीकरण जैसी हैं। इस सिद्धांत में कई शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर का पढ़ेंगे और जीन पियाजे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये एक्चुअली मैं बता रही हूँ डिवीजन कैसा होता है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग में क्या क्या पढ़ा जाता है। एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, दूसरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, थर्ड है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, एंड फोर्थ वन इज सोशल लर्निंग थ्योरी। मतलब शास्त्रीय कंडीशनिंग थ्योरी, संचालक कंडीशनिंग थ्योरी, संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत और सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। चार पार्ट में लर्निंग की थ्योरी को डिवाइड किया गया है। अब है थर्ड वन, सोशल लर्निंग थ्योरी।
इसको प्रपोज किसने किया था, इंट्रोड्यूस किया था साइकोलॉजिस्ट बैंडुरा ने। ये भी हमने पढ़ा है। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन से, इमिटेशन से, और मॉडलिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज अटेंशन, मोटिवेशन, एटीट्यूड्स एंड इमोशंस। अल्बर्ट बैंडुरा द्वारा है ये प्रस्तुत किया गया सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। इसमें क्या क्या है, इसमें कैसे हम लोग सीखते हैं, अवलोकन से, अनुकरण से, मॉडलिंग के माध्यम से होता है, और यह ध्यान, प्रेरणा, दृष्टिकोण और भावनाओं जैसे कारकों से प्रभावित होता है। और क्या है, यह सिद्धांत पर्यावरण और संज्ञानात्मक तत्वों की परस्पर क्रिया का वर्णन करता है, और उससे क्या होता है कि लोगों के सीखने के तरीकों को यह प्रभावित करता है। और हम लोग क्यों सीखते हैं, तो इसमें बताया ये भी गया है कि ये सिद्धांत बताता है कि सीखना इसलिए होता है, लर्निंग इसलिए होती है क्योंकि लोग दूसरों के व्यवहार के परिणामों को देखते हैं। कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या मिला उसको देखते हैं, तो हम भी उसके जैसा बिहेव करने का सोचते हैं। और यहाँ क्या है, की पॉइंट यहाँ पे है, बैंडुरा's थ्योरी मूव बियॉन्ड बिहेवियरल थ्योरीज which suggest that all behaviors are learned through conditioning। कंडीशनिंग होती है, कॉग्निटिव थ्योरीज है which consider psychological influences such as attention and memory। इसके बारे में बातें की गई हैं। अब बिहेवियरिज्म जो है उसका इतिहास जानेंगे। व्यवहारवाद को हम लोग को पढ़ना है, तो व्यवहारवाद क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि व्यवहारवाद कैसे बनता है। तो इसके जनक कौन है, व्यवहारवाद के जनक वॉटसन जो है वो कहलाते हैं। जॉन वी वॉटसन 1913 में उन्होंने व्यवहारवाद जो है उसको फॉर्मली एस्टेब्लिश किया, और जॉन वी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट views it. It is best summed up by the following quote from Watson, who is often considered the father of behaviorism। उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने व्यवहारवाद को हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में भी इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी चीजें कहाँ पे क्या फैक्टर होते हैं, तो वहां पे भी मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया है। तो वॉटसन ने क्या बताया है, इनकी पेपर का नाम आ सकता है, वॉटसन के क्लासिक पेपर कौन सा है, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, ये इनके पेपर का नाम है। इसमें इन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु बच्चे दे दो सुगठित, और उन्हें पालने के लिए मेरी अपनी निर्दिष्ट दुनिया दीजिए, और मैं गारंटी दूंगा कि मैं किसी रूप से एक को लूंगा, उसे किसी भी प्रकार का विशेषज्ञ बनने के लिए प्रशिक्षित करूंगा, जिसे मैं चुन सकता हूँ, डॉक्टर, वकील, कलाकार, व्यापारी, और यहाँ तक कि भिखारी आदमी और चोर भी, चाहे उसकी प्रतिभा, प्रवृत्ति, योग्यता, व्यवसाय और उसके पूर्वजों की जाति कुछ भी और हो। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट में मैंने फैक्टर्स जो था तो उसमें बताया था कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ने हेरिडिटी को इम्पोर्टेंट बताया है, और कुछ ने इन्वायरमेंट जो है, हमारा जो माहौल है, वातावरण है, उसको इम्पोर्टेंट बताया है, उसका इम्पोर्टेंस दिया है। तो वंशानुक्रम में किसी ने कहा कि वंश जैसा रहता है, जैसा उसका फैमिली बैकग्राउंड रहता है, उसका असर होता है। तो फिर इसका एक एग्जाम्पल मैंने ये भी बताया था कि एक ही अगर ट्विंस है तो दोनों को 2 माहौल में रखा गया था जो बिल्कुल सिमिलर है, 2 ट्विंस, हेरिडिटी को, दोनों का हेरिडिटी बिल्कुल सेम है, तो एक को क्या किया था, चोर के पास छोड़ दिया गया था, और एक को बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास छोड़ दिया गया था। तो जो चोर के पास रहा वो चोरी करना सीख गया, और जो बिजनेसमैन के पास रहा वो बहुत अच्छा बिजनेस सीख गया। तो इसमें क्या बताया गया था इस एग्जाम्पल में कि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, भले उसकी हेरिडिटी कुछ भी हो। हेरिडिटी तो दोनों बच्चे का एक ही था, लेकिन वातावरण जो अलग था, वातावरण हम जैसा देते हैं वैसे लोग बनते हैं। तो इसी चीज को वॉटसन ने कहा है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, तो उसे आप जो बनाना चाहते हो मैं बना दूंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, लॉयर बनाऊंगा, आर्टिस्ट बनाऊंगा, और भिखारी भी बना सकता हूँ, चोर भी बना सकता हूँ,
मैं क्या चाहता हूँ उसको बना सकता हूँ, और भले उसकी टेंडेंसी, उसकी एबिलिटी, उसके टैलेंट्स और उसका हेरिडिटी कुछ भी हो, वो उसे जो चाहिए बनाने का, मैं ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करूंगा कि वो बन जाएगा। तो ये बिहेवियरिज्म के बारे में बातें हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। क्लियर है? प्लीज बताइए। यस मैम। चलिए, थैंक यू। फिर क्या हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद या व्यवहारिक शिक्षण सिद्धांत क्या है, उसका क्या है, लर्निंग क्या होती है? व्हाट इज बिहेवियर लर्निंग थ्योरी? अभी तो बिहेवियरिज्म, उसका हिस्ट्री पढ़ा कि कहाँ से हुआ, किसने क्या बोला है, उसके बारे में जाना। तो ये लर्निंग थ्योरी में क्या बताया गया है कि बिहेवियरिज्म और द बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी इज ए पॉपुलर कॉन्सेप्ट दैट फोकसेस ऑन हाउ स्टूडेंट्स लर्न, जिसमें बच्चे कैसे सीखते हैं उसके बारे में बातें की गई है। इसमें बात की गई है आइडिया, जो कि लर्निंग कैसे होगी, इंटरेक्शन से और इन्वायरमेंट से। This learning theory states that behaviors are learned from the environment and says that innate or inherited factors have very little influence on behavior. जो हेरिडिटी है उस फैक्टर को यहाँ पे कम माना गया है और इन्वायरमेंट के फैक्टर को बहुत ज्यादा माना गया है। अब यहाँ पे ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो टीचर हैं या बनने वाले हैं, तो उनको ये बिहेवियरिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे क्लास को मैनेज करना, ठीक है, एक क्लासरूम में उसको मैनेज करने में क्या होता है, एक टीचर जानता है कि सारे बच्चे एक साथ मैनेज नहीं हो सकते हैं, सभी को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। कुछ बच्चे तो मैनेज हो जाते हैं, कुछ को संभालना बहुत मुश्किल है। कुछ बहुत बदमाश होते हैं, होता है ना, सब टाइप के बच्चे होते हैं। लेकिन बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करके लर्निंग तो सबको करानी है। तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव री का एक एग्जाम्पल है। मान लो कि बच्चों को स्पेलिंग लिखने के लिए दिया गया, सभी को दिया गया। अब कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ शांत बच्चे होते हैं, कुछ बदमाश होते हैं, कुछ नटखट होते हैं, इस टाइप के सारे टाइप के बच्चे होते हैं। तो क्या होता है कि टीचर ने कहा है कि जो भी 100%, जिसका भी क्वेश्चन सही हो जाएगा, जिसका स्पेलिंग 100% हो जाएगा, उसको कुछ उसने रिवॉर्ड रखा है, मतलब कुछ पुरस्कार रखा है। इसको ये पेन मिल जाएगा या चॉकलेट मिल जाएगा, जो भी। तो उसके बाद क्या होगा, सब अपना 100% देने लगेंगे उस पढ़ाई के लिए। तो ये जो क्या है, पॉजिटिव री, ये इस चीज को कह सकते हैं। तो इसी तरह से पनिशमेंट का भी होता है कि जो बदमाशी किया उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ कि पॉजिटिव रिजल्ट मिला। सब जो बच्चे ने अच्छा किया, सभी ट्राई करेंगे कि उनका स्पेलिंग टेस्ट अच्छे से हो, और जिसने नहीं किया है वो नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई करेंगे कि उनका जो है टेस्ट अच्छे से हो, ताकि उन्हें वो रिवॉर्ड मिले। क्लियर है? व्यवहारवाद का एक सामान्य उदाहरण सकारात्मक सुदृढ़ीकरण है, पॉजिटिव री है। यदि एक छात्र अपनी वर्तनी परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करता है, तो उसे एक छोटी सी सौगात मिलती है, उसे रिवॉर्ड मिलता है छोटा सा, जिसका 100% सही है, कहीं रॉन्ग नहीं है। भविष्य में छात्र इनाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी परीक्षा देते हैं, फिर लगता है कि अच्छा, और आगे हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जिनका रॉन्ग हो उनको लगता है कि और हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो ये हो गया पॉजिटिव री। जो स्कूल में पर्टिकुलरली वहाँ एप्लीकेबल होता है बच्चों को पॉजिटिवली री करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब आते हैं, हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन कुछ
कीवर्ड्स उसके जान लेते हैं। ये डॉग का, जैसे मैंने बताया, आगे बताने वाले हूँ, पेवलॉव्स क्लासिकल कंडीशनिंग का वो डॉग का एग्जाम्पल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या हो गया? ओके, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग कुछ कीवर्ड्स जान लेंगे जो इस कंडीशनिंग थ्योरी जो है उसमें वो कीवर्ड यूज किया गया है। फर्स्ट है अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूएस। बिना शर्त उत्तेजना, क्या है वो? बिना शर्त प्रोत्साहन। ये एक ट्रिगर है जो बिना किसी पूर्व सीख के स्वचालित प्रतिक्रिया की ओर ले जाते हैं। अब क्या है, जैसे इफ ए कोल्ड ब्रीज मेक्स यू सीवर इन voluntarily, the cold breeze itself is an unconditioned stimulus. उसी तरह से न्यूट्रल स्टिमुलस है एनएस। न्यूट्रल क्या होगा? अब डॉग वाला में ये ज्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल में। और कंडीशनड स्टिमुलस क्या होगा यहाँ पे? अब इसमें क्या बताया गया है कि ठंडी हवा आपको लगी और ठंडी हवा से आप कांपने लगे, तो क्या हो गया? बिना शर्त ये ठंडी हवा यहाँ पे क्या है? यूएस है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है ये। उसी तरह से एनएस क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस में क्या है कि आपको, अब फैन, आपको गर्मी लग रही है लेकिन फैन चल रहा है और आप फैन की आवाज भी सुन रहे हैं लेकिन आपको हवा महसूस नहीं हो रहा है, तो उसमें आप न्यूट्रल है कि ठंडी तो लग ही नहीं रही है, न्यूट्रल हो गया कि फैन चले ना चले उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल स्टिमुलस। उसके बाद थर्ड वन इज कंडीशनड स्टिमुलस। क्या है कि आपको एक डॉग जो है, किसी डॉग ने बाइट कर लिया, ठीक है, इसको लार्ड वाले एग्जाम्पल में भी देखेंगे, अभी देखते हैं पहले इसमें। तो किसी डॉग ने या किसी कुत्ते ने आपको जो है बाइट कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा कि आप किसी भी डॉग को, दूसरे भी डॉग को देखोगे तो आपको डर लग जाएगा कि उस कुत्ते ने मुझे काटा था तो ये भी ना मुझे काट ले। तो उससे क्या हो गया आपका सीएस यानी कंडीशनड स्टिमुलस। कुत्ता देखेंगे तो आपको डर लगेगा, यहाँ क्या कंडीशन हुआ? डॉग आपने देखा तो आपको डर लगा, वो डॉग नहीं दिखा जो बाइट किया था, उसके बदले कोई भी डॉग दिखा, एक कंडीशन हो गया कि किसी भी कुत्ते को देख के डर लग जाता है कि कुत्ता मुझे बाइट ना कर ले, तो ये हो गया कंडीशनड स्टिमुलस। क्लियर है? अब है रिस्पॉन्स, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यू आर। अब ये क्या है? ये कुछ कीवर्ड को अभी बताया दूसरे एग्जाम्पल से, वो पेवलॉव वाले में इसको किसी और एग्जाम्पल से, कुत्ते को जो खाना देते हैं बेल बजता है उसके एग्जाम्पल से बताएंगे, लेकिन यहाँ पे किसी और एग्जाम्पल से इस पर्टिकुलर जो कीवर्ड है उसको समझने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट हमने अनकंडीशनड स्टिमुलस समझा यूएस, दूसरे का न्यूट्रल स्टिमुलस समझा एनएस, थर्ड वन हमने कंडीशनड स्टिमुलस समझा सीएस, एंड फोर्थ वन हम लोग क्या समझेंगे? अनकंडीशनड। अब कंडीशनड रिस्पॉन्स है ये, और फिफ्थ वन क्या हो जाएगा? कंडीशनड रिस्पॉन्स। ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। क्या रिस्पॉन्स मिलेगा इसमें? समझ आ रही है आप लोगों को बात? क्लियर है यहां तक? बताइए, ब्रेक लूं 1 मिनट का? समझ आ रही है? कुछ अलग लग रहा है या समझ नहीं आ रही है, वो बताइए। अब इसमें अनकंडीशनड क्या है? रिस्पॉन्स में बिना शर्त प्रतिक्रिया, यू आर।
इसमें अब क्या होता है कि जैसे आप घर में घुसे तो आप देख रहे हैं कि मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाई है, तो उसके बाद क्या होगा, मतलब आपका फेवरेट खाना बनाई है, फेवरेट फूड बनाई है, आज तो डिनर में फेवरेट खाना बनाया है जो आपको पसंद है, तो उसके स्मेल से ही आपको क्या होगा, आपके जेब में पानी आ जाएगा। कहते हैं ना वर्ड की, देखो इसको पानी आ गया, मतलब लालच आ गया है। थोड़ा रिपीट कीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम था, सुन नहीं पाए। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग, ये तो पहले व्यवहारवाद इसके बारे में बातें की, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है लर्निंग में। तो उसमें बताया कि मान लो कि पूरे क्लास को मैनेज करने के लिए, मतलब हम लोग मेनली क्या पढ़ रहे हैं, बिहेवियरिज्म हमारा कहाँ पे, इसका एप्लीकेशंस कहाँ आएगा, स्कूल कॉलेज कहीं भी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशंस है। तो वहाँ पे जो क्लास मैनेजमेंट है वहाँ इसे, इसमें काफ़ी हेल्प मिलता है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबका हेरिडिटी इन्वायरमेंट अलग होता है, सबके हैबिट्स अलग अलग होते हैं। तो इन सारे बच्चों को एक क्लासरूम में मैनेज करना पड़ता है, एक क्लासरूम में एक टीचर जो है उसको मैनेज करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि सबके, अब मान लो कि कुछ सभी बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे स्पेलिंग टेस्ट का लिया है। तो स्पेलिंग टेस्ट में बोला गया कि भाई आप लोग लिखो, जो स्पेलिंग जो भी बोल रहे हैं, डिक्टेट करा रहे हैं, आप लोग लिखो। तो सब लिखना नहीं चाहते हैं, लगता है क्या, मतलब क्या फायदा इससे। लेकिन अगर टीचर यहाँ बोले कि जिसका 100% स्पेलिंग करेक्ट होगा उसे क्या मिलेगा, उसे उसे प्राइज मिलेगा, एक रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, उसे मैं एक पेन दूंगा या दूंगी, या उसे एक चॉकलेट मिला, कैडबरी का एक चॉकलेट मिला। तो यहाँ पे क्या ये रिवॉर्ड है। तो उसके बाद क्या हुआ कि सभी ने लिखना स्टार्ट किया, कि क्योंकि सभी को पेन चाहिए। वही यहाँ पे पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट की बात की गई, यहाँ पे सकारात्मक सुदृढ़ीकरण इसको कहते हैं। फिर क्या हो कि सबने पढ़ाई स्टार्ट, मतलब ये स्पेलिंग टेस्ट देना स्टार्ट किया, और सभी ने सोचा कि मैं अच्छा करूं। इसमें से अब सारे स्टूडेंट में किसी एक ने ही 100%, एक या दो ने 100% स्पेलिंग जिनके करेक्ट थे, मान लो 2 स्टूडेंट के करेक्ट थे, तो दोनों को पेन मिला या कैडबरी जो भी चाहिए, मान लो कि पेन ही था, तो दोनों को पेन मिला। तो दोनों को पेन मिला, तो बाकी के सारे बच्चे थे, उन्होंने देखा कि इसे जो 100% इसने स्पेलिंग टेस्ट में सही किया है तो इसे पेन मिला है, तो हम लोग भी अगर पूरा 100% लिखेंगे तो हमें भी ये पेन मिल सकता है। तो उसके बाद क्या होगा, वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, और नेक्स्ट टाइम उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम भी वो रिवॉर्ड के लिए स्टडी करेंगे। हमारे स्कूल में याद है ना, स्कूल टाइम में कैसे होता था कि हैंड राइटिंग का होता था, कि जिसका हैंड राइटिंग सबसे अच्छा रहेगा उसे जो है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज ऐसा मिलता था हमारे टाइम में। तो हैंड राइटिंग, ऐसे तो हैंड राइटिंग के लिए हम लोग को बोला जाता था कि लिखो लिखो, तो नहीं लिखते थे हम लोग, सारे स्टूडेंट नहीं लिखना चाहते हैं, लेकिन उस वहां पे क्या था। हाँ बिल्कुल सही है। क्लास के अंदर में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे आगे के प्रयास करना चालू कर देते हैं, ताकि उनको भी रिवॉर्ड मिल सके, और कहीं ना कहीं इसके अंदर में एक कंपटीशन की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। हाँ, फिर सब परफॉर्मेंस बढ़ता है ना, क्लास का परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो इसमें वही बता रही हूँ कि इसमें क्या था कि हैंड राइटिंग की कहानी थी कि आप लोग राइटिंग लिखा करो। तो फिर लगता था कि क्या चल रहा है, पढ़ाई के बाद राइटिंग लिखो। वहाँ पे हमारे स्कूल में 3 कॉपी बनवाई गई थी, एक हिंदी की, एक इंग्लिश की, 2 कॉपियाँ। और डेली बोला जाता था इसमें 10-10 लाइन लिखना है, जितने अच्छे से आप लिख सकें लिखो। तो पहले तो कुछ स्टूडेंट उसको क्या करते थे, हम लोग स्टूडेंट ही थे तो सोचते थे 10 लाइन लिखना है, तो क्या इसको 1 घंटा टाइम देना, आधा घंटा टाइम देना, 10 लाइन लिख दो, 10 सेंटेंस लिख दिए, हो गया खत्म, दोनों में, इंग्लिश और हिंदी में। तो क्या होता था कि वहाँ जितने भी कॉपी टीचर जो चेक करती थी तो सब ऐसे ही घसीटा हुआ हैंड राइटिंग में लिख देते थे, कोई इंटरेस्ट ही नहीं किसी को रहता था। उसके बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई स्कूल में कि ये जो है, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी क्लास के 6 to 10, ये जो 6 to 10 क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें हिंदी और इंग्लिश 2 तरह की जो राइटिंग करवाई जाती है हैंड राइटिंग की,
उसमें 6 to 10 हिंदी राइटिंग में फर्स्ट सेकेंड थर्ड और इंग्लिश राइटिंग में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये पांचों क्लास को मिलाकर प्राइज दिया जाएगा जिसकी राइटिंग सबसे अच्छी होगी। और उस प्राइज में समथिंग कोई पेन वगैरह ऐसा था कि वो मिलेगा और एग्जाम के एंड में मिलेगा, एनुअल डे के दिन मिलेगा, सबके सामने मिलेगा। तो इतना हमारे पास पॉजिटिव री था, हमें रिवॉर्ड का था कि एनुअल डे के दिन मिलेगा, सारे स्टूडेंट पेरेंट्स बैठे रहेंगे, उनमें सम्मानित किया जाएगा उसके बीच में। तो फिर सबने इंक्लूडिंग मी, सबने क्या किया कि बहुत एकदम बहुत अच्छे से, मतलब परफॉर्मेंस सबने सुधार लिया, बहुत रच के बहुत ध्यान से सबने राइटिंग कॉपी, जो हैंड राइटिंग कॉपी थी उसमें लिखना स्टार्ट किया, हिंदी की और इंग्लिश की। उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर उसमें रैंक आया हमारा और हमें एनुअल डे के दिन अच्छा लगा कि इसमें हमें प्राइज मिला है। तो उससे क्या हुआ, हैंड राइटिंग भी सुधरी और परफॉर्मेंस भी अच्छा हुआ। और जो बच्चे थे जिन्हें वो प्राइज वहां नहीं मिला, तो वो सोचे कि अच्छा मैं थर्ड में भी नहीं आया, नेक्स्ट टाइम तो मैं लेके ही जाऊंगा या जाऊंगी। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने अच्छा प्रयास किया। तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल परफॉर्मेंस सुधरा ना, राइटिंग हैंड राइटिंग सभी की सुधर गई और कंपटीशन भी जगह कि सब किसका सबसे अच्छा होगा। मतलब टीचर को क्या करवाना था, टीचर को ये करवाना था कि अभी हैंडराइटिंग नहीं सुधरेगी तो बाद में हैंडराइटिंग की कोई ध्यान नहीं देगा, ये उनका मोटो था। तो उस मोटो को उन्होंने इस तरह से कंप्लीट कराया, दैट इज पॉजिटिव री। क्लियर है आप लोगों को, एग्जाम्पल से क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, बताइए तो आगे बढ़ते हैं। यस मैम, यस मैम, चलिए चलिए। फिर हाँ, फिर मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ कीवर्ड्स बताए, जो पैवलॉव वाला है वो बताऊंगी। तो उसके डॉग वाला एक्सपेरिमेंट जो है, तो उसके पहले कुछ कीवर्ड्स हैं, तो कीवर्ड्स को पढ़ेंगे। जैसे अब डायरेक्ट थ्योरी में आप अनकंडीशनड स्टिमुलस पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि क्या है। क्लियर है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, यूएस। इसमें क्या है, एग्जाम्पल कुछ अलग लिया गया है कि जैसे ठंडी हवा आपको बहुत कपा देती है, तो ठंडी हवा क्या हो गई, यहाँ बिना शर्त उत्तेजना है। यहाँ पे हवा आपको बहुत, हाँ, ठंडी हवा बहुत कपाती है, तो वो बिना शर्त की उत्तेजना है। ठीक है, इसको ऐसा मान लेंगे, यूएस, अनकंडीशनड स्टिमुलस। दूसरा न्यूट्रल है, न्यूट्रल में क्या होगा कि आपको गर्मी तो लग रही है, हाँ, लेकिन फैन जो चल रहा है उसकी आप आवाज भी सुन रहे हो, लेकिन आपको हवा नहीं मिल रही है। तो उसके बाद क्या हो गया, तो आपके लिए फैन चलना न्यूट्रल होगा, चले ना चले कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस, आपको भी खुशी नहीं हो रही है ना कि हाँ गर्मी लग रही है तो ठंडी लगने लगी, कोई फर्क, फैन स्विच ऑफ कर दो ऑन कर दो बात बराबर है, न्यूट्रल है वो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। थर्ड क्या हो गया, कंडीशनड स्टिमुलस, सीएस इससे डिनोट करते हैं। इसमें क्या कंडीशन है, जैसे डॉग वाले में तो अलग कंडीशन था, यहाँ का है कि बचपन में मान लो या किसी भी टाइम आपको एक कुत्ते ने बाइट कर लिया, आपको किसी कुत्ते ने काट लिया किसी भी टाइम में, बचपन में मान लो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले काटा है किसी कुत्ते ने, तो अभी भी अगर आप किसी डॉग को देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, कंडीशनड स्टिमुलस हो जाएगा। जैसे उस डॉग को देखोगे आपको पुरानी बात याद आ जाएगी कि कुत्ते ने मुझे काटा था, बाइट किया था, तो आपको क्या हो जाएगा, डर हो जाएगा, ट्रिगर्स फियर, डॉग नाउ ट्रिगर्स फियर, सीइंग ए डॉग नाउ ट्रिगर्स फियर। आपको जैसे एक डॉग को अभी भी देखोगे आपको कुत्ते के देख के डर लग जाएगा, ये डॉग भी मुझे बाइट कर सकता है। तो ये क्या हो गया, कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशन क्या हो जाता है, डॉग को देखना और उसके बाद आपको स्टिमुलस क्या आ रहा है, कंडीशनड स्टिमुलस में आपको डर लग जा रहा है कि कहीं मुझे काट ना ले। क्लियर है? उसके बाद अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या आएगा, मतलब इसको हिंदी में कहेंगे बिना शर्त प्रतिक्रिया। ये फोर्थ नंबर आएगा और ये है फिफ्थ नंबर। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यू आर
बिना शर्त प्रतिक्रिया इसका हिंदी है। और 6th है कंडीशनड रिस्पॉन्स, CR, मतलब वातानुकूलित प्रतिक्रिया। ये स्टिमुलस के बारे में बातें की गई, अब रिस्पॉन्स देखेंगे, रिस्पॉन्स कैसा होता है, प्रतिक्रिया कैसे मिलती है। हम्म हाँ, इसमें प्रतिक्रिया में कैसा कहा गया कि जैसे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इज एन ऑटोमेटिक रिएक्शन है टू एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। अब कैसे है कि हाँ, यहाँ पे खाना का एग्जाम्पल बता रही थी कि आपका फेवरेट फूड है, मान लो कि आपको छोले भटूरे बहुत पसंद है, छोले भटूरे आपको बहुत पसंद है। आप बाहर गए थे, जैसे ही आप घर में घुसे, आपने गेट खोला तो देख, आपकी मम्मी ने गेट खोला तो आपको छोले भटूरे की खुशबू आने लगी, स्मेल आने लगा, आपका जो फेवरेट फूड है। तो उसके बाद क्या होगा, आपको भूख नहीं भी लगी रहेगी तो आपको क्या होता है, माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, कहते हैं ना इसको, पानी आने लगा, लाड़ आने लगा, या कहते हैं जनरल लैंग्वेज में कि भूख लग गई, स्मेल से भूख आ गई, तो वो क्या हो गया, आपका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो वो क्या हो गया, जैसे आप छोले भटूरे का स्मेल आपको मिला आपके फेवरेट फूड का, तो आपको भूख लग गई, ये इसका रिस्पॉन्स मिला। छोले भटूरे देखा आपने और आपको भूख लगी, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, चाहे उस टाइम भूख लगे या ना लगे, लेकिन उसको देखते ही आपको भूख लग गई हो, आप भूखे हो या ना हो। और 5th क्या है, कंडीशनड रिस्पॉन्स, CR। अब इसमें क्या है, एक कंडीशन रिस्पॉन्स इज ए लर्नड रिएक्शन दैट डिडंट एग्जिस्ट बिफोर, जो पहले नहीं हुआ था, पहले मौजूद नहीं थी ऐसी प्रतिक्रिया। अब क्या एग्जाम्पल है, गोइंग बैक टू द डॉग एग्जाम्पल, डॉग वाला जो एग्जाम्पल है, द फियर यू एक्सपीरियंस आफ्टर बीइंग बिटेन इज ए कंडीशन रिस्पॉन्स। जो यहाँ पे एक चीज क्लियर करते हैं, कंडीशनड स्टिमुलस क्या था यहाँ पे, CS। कंडीशनड स्टिमुलस क्या था, जैसे आप डॉग को देखते हो कि आपको डर लगता है कि ये कुत्ता मुझे काट ना दे, क्योंकि आपको किसी 10 साल 20 साल पहले किसी कुत्ते ने काटा था, तो आप जैसे ही कुत्ते को देखते हो तो आपको डर लगता है कि कुत्ता मुझे फिर से बाइट ना कर ले। अब क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स में क्या आता है, अब इसमें क्या है, CR में, अब कुत्ता जो बाइट किया है या किया था, उसके बाद जो आपको डर महसूस हुआ, वो उसका रिस्पॉन्स था। मेरा होता है, हाँ, कॉमन है कुत्ते को देख के डरना। तो इसमें क्या होता है, ये उसका वो जो दर्द हुआ था, जो आपको एक्सपीरियंस हुआ था, आपने जो एक्सपीरियंस किया है कि काटे जाने के बाद आपको जो डर महसूस होता है, वो एक कंडीशनड रिस्पॉन्स है, वो उसका रिस्पॉन्स है। डर क्या है, रिस्पॉन्स है यहाँ पे, और कुत्ता को देख के डरना वो क्या हो गया, स्टिमुलस है। डरना या दर्द या डर कह सकते हैं, ये जो है काटने वाला, वो इसका रिस्पॉन्स हो गया। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। ये कीवर्ड्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, एक दो बार आप लोग पढ़ो। तो उसके बाद ये पैवलॉव के क्लासिकल कंडीशनिंग वाला, डॉग वाला जो है, कल बताती हूँ, इससे कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को। यस मैम। तो ये वाली थ्योरी कल बताती हूँ, इसको समझाने में टाइम लगेगा और उसी से रिलेटेड है। छोले भटूरा देख के अनकंडीशनल स्टिमुलस, डॉग को जो हुआ वो भी क्लियर है। ठीक है, चलिए, छोले भटूरे भी आपका फेवरेट है क्या? इंटरेस्टेड है मैम। हम्म चलिए, तो ये हमारा 3rd पार्ट स्टार्ट हुआ है, एक बार सिलेबस देखते हैं हम लोग। प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, तो हमने आज लर्निंग क्या है उसके बारे में पढ़ा, क्या क्या थ्योरीज आते हैं उसके बारे में डिटेल से जाना।
क्लासिकल कंडीशनिंग और भी है 3-4 जो थे, कॉग्निटिव, सोशल लर्निंग और फोर्थ वाला क्या था, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो हमने जाना कि लर्निंग के 4 टाइप्स के होते हैं थ्योरीज, तो चारों के बारे में जाना, क्या क्या है बिहेवियरिस्ट, उसमें व्यवहारवाद क्या है उसके बारे में जाना। अब कल से हम लोग इसके थ्योरीज पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट तो बनाए हैं कल से, पैवलॉव जैसे कल बिहेवियरिस्ट का, बिहेवियरिज्म का पैवलॉव की थ्योरी पढ़ेंगे और जो भी है, और उसके आगे थ्योरीज पढ़ेंगे। उसके बाद ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल लर्निंग, सोशल कॉम्पिटेंस, ये सब है। क्लियर है? थैंक यू मैम, बहुत अच्छे टीचर हो, थैंक यू फॉर क्लास। थैंक यू मेरे स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी बातें अगर समझ आ रही है तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। बार बार वही चीज कहूंगी कि अगर टीचर का पढ़ाना तभी सफल होता है जब सामने स्टूडेंट जो बैठे हैं उनको उनकी बातें समझ आए, है कि नहीं? थैंक यू गीता, थैंक यू साइंस में। अब इसमें भी आप देख लो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है? अब इसमें बताओ, इसमें कौन सा हमारा आएगा लर्निंग का? चलो ये क्वेश्चन आप लोगों को देती हूँ मैं। 5 चीज हमने पढ़ा, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स पढ़ा, कंडीशनड रिस्पॉन्स पढ़ा, और क्या पढ़ा है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस और कंडीशनड स्टिमुलस। 5 चीज पढ़ी हमने। अब आप, मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को और आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। अब आप लोग का रिजल्ट जो है आएगा, मैं कैसा पढ़ाई और रिजल्ट कैसा आया, वो किस चीज में आएगा, ये मुझे कल सोच के बताना। ये पांचों कंडीशनिंग में से किसका एग्जाम्पल आएगा? ठीक है, तो कल से सब टाइमली आ जाओ। अब मिलते हैं हम लोग कल, नेक्स्ट क्लास। कंडीशनल, एक्सप्लेन कीजिए कंडीशनल कैसे होगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कल देखते हैं, टाइमली आ जाएंगे। हाँ, ठीक है, ओके, बाय। आज का क्लास मैं यही एंड करती हूँ। आप लोग सब लोग क्लास में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गीता, साइंतनी, थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।